कल के लेक्चर्स में आपको यहाँ तक बता दिया गया था कि किस तरीके से फोर्स F1, F2, F3 डैश 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 Fn जो क्रमशः पॉइंट P1, P2, P3 डैश 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 Pn पे वर्क कर रहे हैं, वो एक सिंगल फोर्स, उसके कंपोनेंट्स और वो एक कपल G में किस तरह से रिजॉल्व हो जाता है। आपको बताया गया था कि अगर फोर्स F1 की बात करें तो फोर्स F1 रिड्यूस होता है एक फोर्स x1 पे जो O पे लगता है OX की दिशा में, एक फोर्स में रिड्यूस होता है y1 में, वो भी O पे लगता है OY की दिशा में, और एक कपल हमको देता है जिसका मूवमेंट इतना होता है। फिर आपसे कहा गया था कि चूंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स आर्बिटेरी हैं, फोर्सेस भी आर्बिटेरी हैं, तो जैसी प्रक्रिया F1 के साथ होगी वही प्रक्रिया बाकी सबके साथ होगी, तो बाकी सबके लिए भी हमने उस एक्सप्रेशन को लिखा था। फिर फाइनली आपको बताया गया था कि अगर हम देखें तो कहा गया कि एक फोर्स x1 O पे लग रहा है OX की दिशा में, x2 O पे लग रहा है OX की दिशा में, x3 O पे लग रहा है OX की दिशा में, और ऐसे बढ़ते बढ़ते xn भी लग रहा है OX की दिशा में। एक फोर्स y1 लग रहा है O पे OY की दिशा में, एक फोर्स y2 लग रहा है O पे OY की दिशा में, एक फोर्स y3 लग रहा है O पे OY की दिशा में, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक फोर्स yn लग रहा है OY की दिशा में। चूँकि आपने देखा कि सारे फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, तो इस केस में इसका लीनियर कंपोनेंट लिया जाता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डैश 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 xn। ठीक इसी तरीके से y का भी लीनियर कंपोनेंट्स लेंगे, आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn। यहाँ तक का प्रोसीजर आपको बता दिया गया था। आगे देखिए, आपको थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम में बताया गया था कि एक फोर्स अगर x ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स y लग रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक फोर्स पास करता है r, जो कि इसका रिजल्टेंट होता है, और r का मैग्नीट्यूड होता है √x² प्लस y²। यदि ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए तो थीटा का मान होता है tan इनवर्स y/x। ये बात आपको बताई गई थी थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक फोर्स ये यहाँ पे x काम कर रहा है जो इन सब का रिजल्टेंट है, एक फोर्स y यहाँ काम कर रहा है जो इन सब का रिजल्टेंट है, तो इस x और इस y का रिजल्टेंट r होगा, जिसका मान r इज इक्वल टू √x² प्लस y² और थीटा का मान tan इनवर्स y/x के बराबर होगा। चलिए इस चीज़ को लिख लीजिए, नीचे से लिखिए। कहाँ तक आपको लिखवाया गया था? देखिए, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस फॉर ऑल द फोर्सेस, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस फॉर ऑल द फोर्सेस F1, F2, F3, डैश 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 Fn, continuing this process for all the forces F1, F2, F3, dash 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 Fn on the body is equivalent to the forces, नीचे से पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn acting at O along OX direction, acting at O along OX direction। दूसरा लिखिए, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn acting at O along OY direction
तीसरा पॉइंट लिखिए, एंड अ कपल ऑफ मूवमेंट देखिए, कपल के लिए आपको बताया गया था G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डैश 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 प्लस Gn। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू G1 की वैल्यू है y1 x1 माइनस x1 y1 प्लस G2 की वैल्यू है y2 x2 माइनस x2 y2 प्लस डैश 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 प्लस Gn की वैल्यू है yn xn माइनस xn yn, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू समेशन y, वेरी कौन कर रहा है इंडेक्स, इसलिए yi xi माइनस xi yi, जहाँ i का मान कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से लेकर के n तक। ठीक है, कुछ किताबों में इसको ऐसे भी लिखा गया है, देखिएगा समेशन को अंदर इम्प्लाई किया जाएगा, अंदर इम्प्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा समेशन के साथ जब ये टर्म, तो ये पूरा का पूरा टर्म देगा आपको समेशन ऑफ yi, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस डैश 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 yn, जिसको कुछ किताबों में लोग y भी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाला मिटा रहे हैं, देखिएगा ये सॉरी ये गलती से मिट गया। G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डैश 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 प्लस Gn, इसको ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा मिलेगा G इज इक्वल टू आएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n yi इंटू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to n xi इंटू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n yi। दिस इम्प्लाइज G इज इक्वल टू, ये आपको देगा y, क्योंकि इसका मतलब होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस डैश 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 yn, जो किसके बराबर है y के, ये का y, इसको इन जनरल हम लोग लिखते हैं x माइनस एक्स वाई। कुछ लोग इसका भी यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई भी एब्रिएशन यूज़ किया जाए, आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही माना जाता है। लिखिए अब थर्ड है अ कपल ऑफ मूवमेंट, ये लिख लीजिए, ऊपर वाला भी लिख लीजिएगा। देखिए, और ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम। हो क्या? डायग्राम बना लीजिए। लिखिए, द फोर्सेस कैपिटल X एंड कैपिटल Y, द फोर्सेस कैपिटल X एंड कैपिटल Y the forces capital X and capital Y acting at O
acting at O along OX and OY, along OX and OY, along OX and OY can be reduced to a single resultant, can be reduced to a single resultant capital R, capital R, such that ये लिखिए R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, थीटा। सिंगल रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, थीटा। इस चीज़ के लिए लिखिए नीचे से, हुज लाइन ऑफ एक्शन, हुज लाइन ऑफ एक्शन is at an angle theta, whose line of action is at an angle theta to the x-axis, to the x-axis given by theta is equal to tan inverse y by x, given by theta is equal to tan inverse y by x। नीचे से लिखिए, hence if a system of coplanar forces, hence if a system of coplanar forces F1, F2, F3, F4, dash 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 Fn, hence if the system of coplanar forces F1, F2, F3, dash 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 Fn acting on a rigid body, acting on a rigid body can be reduced, to a single force capital R, to a single force capital R and a couple of movement G, and a couple of movement G, and a couple of movement G given by ये लिखिए R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड G इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n ब्रैकेट में ये टर्म वाई आई एक्स आई माइनस एक्स आई वाई आई। ठीक है, लिखिए देखिए अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो R के मान में कहीं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं आया है,
मतलब r का मान स्मॉल x स्मॉल y पे डिपेंड नहीं करता है। स्मॉल x स्मॉल y क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब r का मान कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि g का देखें तो स्मॉल x स्मॉल y आया है, मतलब इसमें कोऑर्डिनेट आए हैं, मतलब g का मान कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। लिखिए इस चीज़ को क्लियरली। g is depending, clearly g is depending on the position of origin O. Clearly g is depending on the position of origin O, but capital R does not, but capital R does not। ये आपका पूरे थ्योरम का प्रूफ था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया? एक रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस को लगाया गया। फिर हमने उसमें से किसी एक फोर्स की स्टडी की, F1 की। F1 को दो हिस्सों में तोड़ा, x1 और y1 में। एक बार हमने x1 को ओरिजिन पे शिफ्ट किया और रिजल्ट को फाइंड आउट किया, दूसरी बार हमने y1 को ओरिजिन पे शिफ्ट किया और रिजल्ट फाइंड आउट किया। दोनों रिजल्ट को कंबाइंड किया तो हमको F1 के लिए रिजल्ट मिल गया। चूँकि F1 आर्बिटेरी था तो सेम वही रिजल्ट F2, F3, Fn के लिए भी मिलने लग गया हमको। सबके लिए रिजल्ट्स को लिख दिया। फाइनली जब हमने अंत में रिजल्ट को कंबाइंड किया तो एक फोर्स हमको x एक्सिस पे लगता हुआ दिखा, एक फोर्स y एक्सिस पे लगता हुआ दिखा, और एक कपल हमको जिसका मूवमेंट g है वो मिला। x और y का रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से लिया तो r मिला, r का मान ये आया, g का मान ये आया। ये सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है, ये एक कपल है, r ओरिजिन से पास करेगा और g डिपेंड करेगा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिखाया कि जब किसी रिजिड बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम दो पार्ट में रिड्यूस हो जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है कैपिटल R और दूसरा पार्ट होता है उसका मूवमेंट, जिसको हम g से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। A system of coplanar forces, नेक्स्ट थ्योरम है A system of coplanar forces A system of coplanar forces, ब्रैकेट में लिखिए, नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, acting on a rigid body, acting on a rigid body can be reduced, can be reduced either to a single force, either to a single force or to a couple। जरा इस थ्योरम को अपने पीछे वाले थ्योरम से मैच करिए और देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप लोग ये काम करिए। सही, इसमें एक शब्द जुड़ गया है नॉट इन इक्विलिब्रियम, जबकि पीछे वाले में ये कहीं नहीं लिखा था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य की अवस्था। साम्य की अवस्था मतलब उस पे लगने वाले सभी परिणामी बल 0 होंगे।
जैसे अगर ये पेन है, इस पेन को एक जनी इधर से खींचा, एक जनी इधर से खींचा, एक नीचे दबा रहा है, एक ऊपर दबा रहा है, लग फोर्स रहे हैं, लेकिन चूंकि जितना ऊपर उतना नीचे, जितना राइट उतना लेफ्ट, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो गया? ज़ीरो। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। क्या कहा गया? अगर किसी सिस्टम के ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हो और उन सब बलों के तहत हमारा जो सिस्टम है उसका उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो जाए। जैसे अभी हमारे रिजिड बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे थे, F1, F2, F3 डैश 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 Fn। अगर इन सब का रिजल्टेंट परिणामी मतलब कैपिटल R और G दोनों ज़ीरो हो जाए तो उस कंडीशन में हम सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कम होगा जब सिस्टम पे लगने वाले जितने सारे फोर्स होंगे उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए? ज़ीरो। तो उस केस में हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, पहले वाले केस में आपसे कहा गया था कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है या नहीं, हमको इस बारे में कोई भी चीज़ नहीं पता है। लेकिन इस थ्योरम में आपसे एकदम साफ खुल करके कह दिया गया है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो के बराबर होते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होंगे? ज़ीरो के। आगे देखिए, पहले वाले थ्योरम में आपसे कहा था कि वो रिड्यूस्ड होगा सिंगल फोर्स में भी और कपल में भी, लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है कि या तो वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा या तो वो कपल में रिड्यूस होगा, दोनों में रिड्यूस्ड नहीं होगा। पहले वाले में आपसे कहा गया था कि सिंगल फोर्स भी रिड्यूस्ड होगा और कपल भी होगा। आपने देखा भी था कि आपको पहले वाले थ्योरम में सिंगल फोर्स भी मिला था और एक कपल भी मिला था, मतलब R भी मिला था और एक G भी मिला था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है या तो R मिलेगा या तो G मिलेगा, दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये हमारा पूरा थ्योरम था। ठीक है, चलिए अब हम इस थ्योरम को पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे वर्क करेंगे। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम की स्थिति को समझिए कि क्या क्या है। अगर सिस्टम, या पहले इसको छोड़ दीजिए, इसके पहले वाले थ्योरम पे आइए। इसके पहले वाले थ्योरम पे कहा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम दो चीज़ों में टूटता है, एक तो सिंगल फोर्स में और एक कपल में। ठीक, अब डायग्राम बना रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। आपने देखा था पीछे वाले थ्योरम में जो रिजल्टेंट R था वो ओरिजिन से पास कर रहा था, ये रहा R। ठीक, और एक हमको क्या मिला था? कपल G। कल आपको बताया गया था कि जब भी कपल का नाम आए, मतलब आपको कपल G बनाना पड़े, तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है? आपको दो फोर्स की ज़रूरत होती है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और हैव अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देम। इतनी बात आपको बताई गई थी, यहाँ एप्लीकेबल करिए। इस कपल को हम बनाना चाहते हैं, तो कपल को बनाने के लिए हम करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, कपल अगर हमारा G है तो कहते हैं कपल G का जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना। हम फोर्स की जगह R ही ले रहे हैं। हमने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, ये R, ये R, हमने दो बराबर विपरीत बलों को ले लिया। देखिए, दो बराबर विपरीत बलों को ले लिया, R दो फोर्स, दोनों बराबर, दोनों विपरीत और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस ले ली, O डैश। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ने R ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं ले सकती हैं? इसका भी एडजस्टमेंट हम आपको सिखा रहे हैं। चूँकि हमारे पास R था इसीलिए हमने R लिया,
और जी के मुताबिक ओ डैश को फिक्स करेंगे। जैसे जी का मान आर और डी पे निर्भर करता है। जी का मान यहाँ से किस पे निर्भर कर रहा है, आर और डी पे। अगर हम आर को फिक्स कर दें तो जी का मान अब किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल डी पे। जैसे मान लीजिए आर का मान हमने 10 फिक्स कर दिया, जी का मान है पहले 50, फिर है 70, फिर है 100। ठीक, चलिए अब सेट कराइए। तो G इज इक्वल टू आर इंटू डी। आर को हमने फिक्स कर दिया 10, तो पहले केस में G का मान हम क्या रखेंगे 50, दूसरे केस में हम G का मान क्या रखेंगे 70, और तीसरे केस में हम G का क्या मान रखेंगे 100। तो यहाँ से D का मान कितना आएगा 5, यहाँ से D का मान कितना आएगा 7, और यहाँ से D का मान कितना आएगा 10। आप यूँ कह लीजिए कि जब हम R को फिक्स कर देते हैं तो G का मान किस पे डिपेंड करने लगता है, D पे। जैसे जैसे G का मान वेरी करा था, D की वैल्यू भी वेरी की थी। तो अगर हमसे कोई कहता है कि G की वैल्यू 50 होनी चाहिए तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस हम 5 ले लेंगे। कोई कहता है कि G की वैल्यू 70 आनी चाहिए तो हम उस कंडीशन में इस D की वैल्यू, ये जो D आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू 7 ले लेंगे। कोई कहता है G की वैल्यू 100 आनी चाहिए तो उस केस में हम D की वैल्यू 10 ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे इस सिस्टम में रिजल्टेंट फोर्स R दिया था और एक कपल G दिया था। तो G डिपेंड करता है फोर्स और डिस्टेंस पे। तो हमने फोर्स को फिक्स कर दिया, इसी R के बराबर मान लिया। फोर्स फिक्स हो गया। जब फोर्स फिक्स हो गया तो G डिपेंड किस पे करेगा, T पे। तो अलग अलग G के लिए अलग अलग डिस्टेंस को आप चूज करते हैं, इसीलिए हम O डैश को आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। अलग अलग G के लिए अलग अलग D को लेते हैं, इसीलिए हम O डैश को आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। क्योंकि आर्बिट्रेरी मतलब वो मेरी इच्छा के हिसाब से चलेगा। तो जैसे O आपका ओरिजिन आर्बिट्रेरी पॉइंट था, O डैश भी हमारा कैसा पॉइंट हो गया, आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया। क्या क्या आपको बताया गया, कहा गया इस थ्योरम को पढ़ने के लिए सबसे पहले पीछे वाले थ्योरम पे जाइए। पीछे वाले से थ्योरम में आपसे कहा गया था कि अगर सिस्टम पे, किसी बॉडी पे n कोप्लेनर फोर्सेस काम करते हैं तो वो दो फोर्सेस में रिड्यूस हो जाता है। पहला फोर्स हमारा होता है R और दूसरा फोर्स होता है हमारा G। R आपको पता है यहाँ से पास करता था, हमने R को बना दिया। अब बारी आई G की। तो G के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, R की और डिस्टेंस की। या यूँ कह लीजिए टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हैज़ अ फिक्स डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम ड्रॉ कर दिया, ये रहा हमारा G वाला सिस्टम। इस G को हमने इस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। तो R इंटू डी की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, G के। जैसे हमने G की जगह ये सिस्टम बना दिया, तो अगर इस सिस्टम का कपल G होगा तभी तो वो इससे रिप्लेस होगा, अदरवाइज रिप्लेस नहीं होगा। G की जगह हमने ये सिस्टम बना दिया, तो इस सिस्टम का भी मूवमेंट कितना आना चाहिए, G। तो इस सिस्टम का भी मूवमेंट कितना आना चाहिए, G। अब हमने देखा कि भाई R हमको दिया था, तो R पे दिमाग लगाने की अपेक्षा हमने क्या दिया, हमने R को फिक्स कर दिया। जब R फिक्स हो गया तो G केवल किस पे डिपेंड करेगा, D पे। G की अलग अलग वैल्यू के लिए हम इस D को वैरी कराएंगे। चूंकि ये O डैश मेरी इच्छा से वैरी कर रहा है, इसलिए ये O डैश भी कैसा पॉइंट हो जाएगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये, अब हम इतना आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर इरेज करना है। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने केवल इतना बताया आपको कि a सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, पीछे वाले थ्योरम से। तो उस केस में ये हमारा दो पार्ट में रिड्यूस हो जाता है। एक पार्ट है हमारा
आर और दूसरा पार्ट है जी। आर जैसा था हमने आर को बना दिया, अब बारी आई जी। तो जी को आपको पता है कि मूवमेंट को आप इस तरीके से या कपल को आप इस तरीके के सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं। जी को हमने इस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, मतलब इसका मूवमेंट जी के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए जी की वैल्यू आ गई आर इंटू डी। चूँकि आर हमारा फिक्स है तो अब जी का मान किस पे डिपेंड करेगा, डी पे। तो जी का जो जो मान होगा वैसे वैसे डी वेरी करेगा, इस कारण से ओ डैश को हम आर्बिट्रेरी पॉइंट कहेंगे। अब देखिए, आपसे कहा गया था इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि रिजल्टेंट ज़ीरो हो, आर भी ज़ीरो हो और जी भी। लेकिन नॉट इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है, नॉट इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है कि ये सिस्टम हमारा ज़ीरो नहीं हो, ये सिस्टम हमारा ज़ीरो नहीं हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये चीज़ ज़ीरो, इक्विलिब्रियम में ना होने का मतलब ये चीज़ ज़ीरो ना हो। मतलब अब ये सिस्टम हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये सिस्टम ज़ीरो के बराबर नहीं होगा से कितनी कंडीशन रीजनरेट होगी वो देखिए। या तो हो सकता है हमारा आर ज़ीरो हो, जी ज़ीरो ना हो, या तो हो सकता है जी ज़ीरो हो, आर ज़ीरो ना हो, या हो सकता है दोनों ही ज़ीरो ना हो। भाई प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हमने कहा कि ये इक्वेशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ज़ीरो नहीं होने चाहिए का क्या मतलब हुआ, या तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या तो दोनों के दोनों एक्सप्रेशन हमारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए। एक्सप्रेशन ज़ीरो ना होने का मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब या तो ये ज़ीरो नहीं है, या तो ये ज़ीरो नहीं है, या तो ये दोनों के दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स हियर 3 केसेस अराइजेस। केस 1 में कहेंगे कि मान लीजिए आर ज़ीरो नहीं है और जी ज़ीरो है। दूसरे केस में कहेंगे कि आर ज़ीरो है और जी ज़ीरो नहीं है। और तीसरे केस में कहेंगे कि आर और जी हमारे दोनों ही ज़ीरो के बराबर नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अभी तक हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले वाले थ्योरम का यूज़ किया है कि अगर सिस्टम के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लगेंगे तो वो सारे के सारे दो फोर्सेस में रिड्यूस हो जाएंगे, r और g में। r को बना दिया, g को हमने इस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, मतलब g इज इक्वल टू आर इंटू डी। आर तो फिक्स है क्योंकि रिजल्टेंट है, तो अब g किस पे डिपेंड करेगा, d पे। जैसे जैसे g का मान अधिक होगा d का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे g कम होगा d का मान घटता जाएगा। मतलब o डैश हमारी इच्छा से मूव कर रहा है, दैट मीन्स o डैश विल बी द आर्बिट्रेरी पॉइंट। ओके, फिर बात आई नॉट इन इक्विलिब्रियम में। आपसे कहा गया था कि अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा। क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहा है, उसका रिजल्टेंट r और g है। तो इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम r और g दोनों ज़ीरो हो गया। लेकिन सिस्टम नॉट इन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम नहीं है, तो ये इक्वेशन भी ज़ीरो नहीं होगा। अब ये इक्वेशन ज़ीरो ना होने का मतलब ये दोनों ही ज़ीरो नहीं होंगे। ये दोनों ज़ीरो ना होने का मतलब हो सकता है ये ज़ीरो ना हो सकता है ये ज़ीरो ना हो सकता है ये दोनों ज़ीरो ना हो। तो हमने इस तरीके से अपने सिस्टम को बैठा लिया। ठीक है, अब इन तीनों केसेस की स्टडी हम करेंगे और इन तीनों केसेस की हेल्प से हम अपने थ्योरम को प्रूफ करेंगे। चलिए, पहले केस में थ्योरम में आपको दिखाना क्या है कि जब इक्विलिब्रियम का केस नहीं होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस या तो केवल R में रिड्यूस होंगे या तो केवल G में रिड्यूस होंगे। मतलब जो आपको पीछे वाले थ्योरम में R और G दोनों मिल रहा था, अब आपको दोनों नहीं मिलेंगे, या तो R मिलेगा या तो G मिलेगा, या तो R मिलेगा या तो G मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पहले वाले को देखिए। पहले वाले पार्ट में लिखा है g इज इक्वल टू 0, मतलब g का मान क्या हो गया, 0, मतलब g वैनिश कर गया। g वैनिश कर गया तो केवल क्या बचा, r। तो इस केस में हमारा रिजल्टेंट केवल सिंगल फोर्स में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, केवल और केवल सिंगल फोर्स में। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में क्या हुआ,
जब आपका जी आर ज़ीरो है तो आर वैनिश कर गया, आर वैनिश कर गया तो बचा कौन, जी। जी मतलब मूवमेंट कपल, एक सिंगल कपल। अब बस ये केस आपको डिस्कस करना है। आपसे कहा गया था कि जिस केस में जी ज़ीरो है, जी वैनिश कर गया, कौन बचेगा, आर मतलब सिंगल फोर्स। फिर दूसरे केस में कहा गया कि आर ज़ीरो है तो आर वैनिश कर गया, कौन बचा, जी मतलब कपल। अब ये केस आपको डिस्कस करना है, मतलब ऊपर वाले में सिंगल फोर्स हुआ, बीच वाले में कपल हुआ। अब थर्ड केस आपको डिस्कस करके बताना है कि जिस केस में आर और जी दोनों डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, उस केस में आप वर्क को कैसे करेंगे। चलिए देखा जाए। ये रहा केस जिसमें आर और जी दोनों मौजूद है। आर और जी दोनों मौजूद हैं, तब आप देखेंगे कि ये आर और ये आर दोनों एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं और दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक ही है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल फोर्स हैं। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, आर। केवल एक आर जो किस पॉइंट से होकर के पास कर रहा है, ओ डैश से। इसको कहते हैं सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। सिंगल रिजल्टेंट फोर्स जो कि कहाँ से पास कर रहा है, ओ डैश से। और इस केस में भी हमको केवल एक ही फोर्स मिलेगा जो कि ओ डैश से पास करेगा। ठीक है, ये पूरा इस थ्योरम का कंसेप्ट था। इसको अब आप लिख लीजिए। लिखिए प्रूफ में, प्रूफ लिखिए, सिंस वी नो दैट since we know that if a system of coplanar forces acting on a rigid body of coplanar forces acting on a rigid body can be reduced to a single force and a couple G। ये पहले वाले थ्योरम से है जिसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर सिस्टम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस वर्क करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है सिंगल फोर्स में और एक कपल जी में। आगे लिखिए, लेट कैपिटल आर बी द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, लेट कैपिटल आर बी द सिंगल रिजल्टेंट फोर्स एंड जी बी द कपल। Let capital R be the single resultant force and G be the couple। लाइन चेंज करके, in the case of equilibrium, कॉमा नेक्स्ट लाइन से R is equal to 0, G is equal to 0। In the case of equilibrium, कॉमा R is equal to 0, G is equal to 0। नेक्स्ट लाइन से, बट हियर द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, बट हियर द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, देन द थ्री केसेस अराइज। फर्स्ट पॉइंट, R डज नॉट इक्वल टू 0, G इज इक्वल टू 0, ये अभी मत लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट, R इज इक्वल टू 0, G डज नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट, R डज नॉट इक्वल टू 0, G डज नॉट इक्वल टू 0। In the first two cases, the theorem is already satisfying,
because in the first case there is only single resultant force, and in the second case there is only a couple. पैराग्राफ चेंज करके now we have to study the third case. Now we have the study the third case and have to prove the theorem. Full stop. Replacing the couple G by two equal and opposite forces capital R, comma, one acting along OB in the direction opposite to capital R, acting along OA के along लगने वाले फोर्स R के ऑपोजिट एक काम कर रहा है इन द डायरेक्शन OB and the other acting along O dash C where OO dash is perpendicular to OB, ये OO dash आप देख सकते हैं OB में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि हमको हमेशा ये सिस्टम नीचे की तरफ बनाना है, ऊपर की तरफ नहीं बनाना है। यहाँ पे जो कपल लिया गया था वो G था। अगर इस सिस्टम को हम देखें तो एक की हेड को जब दूसरे की टेल से मिलाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट रूट बनेगा, मतलब ये सर्किट हमारा इस तरीके से रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी कारण से इस O डैश को नीचे चूज़ किया गया है जिससे कि ये सिस्टम हमारा इस तरीके से मूव करके मूवमेंट को पॉजिटिव दें। अगर हम सिस्टम को ऊपर की तरफ चूज़ करते तो उस केस में जब इसके हेड को इसके टेल से मिलाते तो ये क्लॉकवाइज मूव करता और क्लॉकवाइज मूव करने के केस में मूवमेंट नेगेटिव होता। इस कारण से हमने O डैश को नीचे चूज़ किया है। इसका रीज़न लिख लीजिए। फुल स्टॉप का देखिए O डैश लाइज बिलो और above the line AB, बिलो मतलब नीचे और above का मतलब ऊपर, लाइन AB बिलो और
above line AB according as G is positive or negative respectively. According as G is positive or negative respectively. नीचे से लिखिए hence G is equal to R into D का मतलब OO dash. This implies OO dash is equal to G by R. डायग्राम के लिए स्पेस छोड़ के फिर लिखिए hence we can see that the two equal and opposite forces capital R, hence we can see that two opposite and equal forces capital R acting at the point O which will cancel each other, full stop. Thus there is only single resultant force capital R. Thus there is only single resultant force capital R acting at O dash and we have only one single resultant force, मतलब इस थर्ड केस में भी ये प्रूफ कर दिया गया कि R और G अगर दोनों हमारे पास थे तो किस तरह से G इस सिस्टम में रिड्यूस हुआ और फिर फाइनली हमको एक फोर्स R मिल गया. इसको बोला जाता है, इस कैपिटल R को रिजल्टेंट फोर्स, और जो O डैश से पास करता है उसको बोला जाता है सिंगल रिजल्टेंट फोर्स. यही डिफरेंस है दोनों में. जब रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन पूछेगा तो इसका इक्वेशन बताएंगे, जब सिंगल रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन पूछेगा तो इसका इक्वेशन बताया जाएगा. यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जो O से पास करता है दैट इज़ रिजल्टेंट फोर्स, जो O डैश से पास करता है दैट इज़ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स. लाइन चेंज करके हैंस इफ द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज Hence, if the system of coplanar forces acting on a body bracket में not in equilibrium bracket when it can reduced to a single force or a couple G. हम लोग ने देखा कि अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है तो सारे के सारे कोप्लेनर फोर्सेस या तो एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स R में रिड्यूस हुए या तो कपल G में रिड्यूस हुए. डायग्राम बनाइए. ये सब इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इसमें से कोई भी आपस में सर्कुलेट होकर के दो थ्योरम्स आते हैं.
नेक्स्ट थ्योरम है prove that the equation of line of action 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 of single resultant force is y x minus x y is equal to g। x और y वेरिएबल आया है इसलिए ये लाइन का इक्वेशन होगा y x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जी। इसका प्रूफ अब कल देखेंगे हम लोग।